अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एसटीएस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आईबीए की तरफ से कंडक्ट हुआ था 26 ऑफ जून को। तो पहला पोर्शन जिसे हम कवर करेंगे वो जनरल नॉलेज है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ February 2025। इट मीन्स करंटली अभी जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है। तो उसका आंसर है हमारे पास जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर अभी करंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर था जिसने अभी रिसेंटली T20 इंटरनेशनल्स में 1000 स्कोर्स रन किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बाबर आजम। बाबर आजम, इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो विराट कोहली के पास था, इसको बाबर आजम ने सरपास किया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बाबर आजम। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द नोबेल पीस प्राइज इन 2014 वाज वॉन बाय अ पाकिस्तानी। 2014 में नोबेल प्राइज पीस की कैटेगरी में कौन से पाकिस्तानी को मिला था। तो मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पाकिस्तान सिटी विच वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2024। अब यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे कि पाकिस्तान का वो कौन सा सिटी है जिसको अभी रिसेंटली पिछले साल 2024 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो ऑप्शंस हमारे पास जो है वो है लाहौर। पहला ऑप्शन लाहौर है, सेकंड मुल्तान, थर्ड पेशावर, फोर्थ टैक्सीला। तो अगर देखा जाए तो रिसेंट हमारे पास जो गूगल का डेटा है या जो यूनेस्को की वेबसाइट है उसमें ये मेंशन है कि रिसेंटली अभी 2024 में किसी भी पाकिस्तान के सिटी को डिक्लेयर नहीं किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो सोचा गया था वो मकली के बारे में सोचा गया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मकली नहीं है तो इस वजह से इस क्वेश्चन में हमारे पास वैसे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, कोई करेक्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली वो ये है कि मकली को कंसीडर किया गया था, लेकिन इस जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से नन ऑफ दिस कोई भी ऑप्शन नहीं है। टैक्जिला को कंसीडर किया जाता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेकिन उसको जो डिक्लेयर किया गया था वो 1980 में किया गया था। लाहौर में लाहौर फोर्ट और शालामार गार्डन्स को 1981 में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन यहाँ हमारे पास 2024 का पूछा जा रहा है जो कि मकली का कहा जाता है, लेकिन उसको भी ऑफिशियली डिक्लेयर अभी तक नहीं किया गया। तो इन ऑप्शंस में से नन ऑफ दीज होगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान हैज अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों है? क्योंकि ये अलो करता है प्रोविंसेस को ताकि वो अपनी भी गवर्नेंस शो करें। तो टू अलो प्रोविंसेस सम ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस करने के लिए हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है पाकिस्तान। Then question number 6, Constitution of 1973 defines Pakistan as। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पाकिस्तान को एज ए इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी, एज एन इस्लामिक रिपब्लिक। देन क्वेश्चन नंबर 7, Pakistan's location plays an essential role in international trade। इंटरनेशनल ट्रेड में पाकिस्तान एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से साउथ एशिया को मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए। Then question number 8, the geographical feature that separates Pakistan from China। वो कौन सी जगह है, कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है जो पाकिस्तान को चाइना से सेपरेट करता है। तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कराकरम रेंज। और यहीं पे कराकरम रेंज पे ही जो माउंटेन्स वगैरह है वहीं पे जो खंजर आब पास है, बेसिकली जो अगर हम पास की बात करें तो कौन सा पास है जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करता है, तो वो खंजर आब पास है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास खैबर पास है। खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है।
और अगर हम थर डेजर्ट की बात करें तो थर की जो बाउंड्री है वो जाके इंडिया के बॉर्डर से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि थर डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट करता है। खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। जबकि यहाँ हमसे पूछा गया है कि पाकिस्तान को चाइना से कौन सा जो ज्योग्राफिकल फीचर है सेपरेट करता है, तो वो हमारे पास कराकरम रेंज है। In question number 9, the country which is famous for Eiffel Tower. Eiffel Tower जो है कौन से मुल्क में है? तो हमें पता है कि फ्रांस के जो शहर है पेरिस, उसमें आईफिल टावर है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस होगा, बी। Then question number 10. The largest mammal in the world. Largest mammal world में अभी कौन सा है? तो blue whale इसका correct option है। Blue whale is the largest mammal in the world. Then question number 11. The largest desert in the world. दुनिया में सबसे बड़ा desert कौन सा है? According to these options हमारा जो correct option होगा वो होगा option A, सहारा। सहारा डेजर्ट को बेसिकली लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में जाके देखें तो सहारा डेजर्ट से बड़ा जो डेजर्ट हमारे पास है वो एंटार्कटिक डेजर्ट है। अगर हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो एंटार्कटिक डेजर्ट होता है। उसके बाद आर्कटिक डेजर्ट आता है। देन सहारा डेजर्ट का जो नंबर है वो 3rd नंबर पे है। सहारा इज द 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है वो ये है कि सहारा हॉट डेजर्ट है, जबकि एंटार्कटिक एंड आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट्स हैं। तो यहाँ ऑप्शंस में आपसे हॉट डेजर्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। लेकिन अगर आपका कभी आपके पास दोनों ऑप्शंस एक साथ आ जाते हैं, सहारा और एंटार्कटिक, तो आप कौन सा चूज करोगे? एंटार्कटिक चूज करोगे, क्योंकि जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो एंटार्कटिक है, लेकिन ये कोल्डेस्ट है। देन दूसरे नंबर पे आर्कटिक है, देन सहारा। लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सहारा। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो करेंसी यूज होती है वो यूएस डॉलर यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी कॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। जो वोल्केनोज बनते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जो होती हैं, उनकी जो मेन वजह है वो क्या है? वो है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारा अर्थ का जो सरफेस है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में बेसिकली लिथोस्फेयर डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। तो जब वो प्लेट्स की मूवमेंट अपसाइड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास the primary cause of volcanic eruptions is the movement of tectonic plates. Then question number 14 हमारे पास है the plateau can be best described as a flat elevated area of land. जमीन का कोई फ्लैट एलिवेटेड एरिया जब होता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। अब अगर दूसरे ऑप्शंस की हम बात करें तो वो एरिया जो माउंटेन्स के बीच में नीचे की तरफ होता है उसको हम वैली कहते हैं। और अगर तो पानी है, पानी को लैंड से सराउंड किया हुआ है तो उसको हम लेक कहते हैं। और अगर कोई ड्राई सैंडी एरिया है उसको हम डेजर्ट कहते हैं। और अगर कोई फ्लैट एलिवेटेड एरिया है लैंड का उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केव्स। जो गार बनते हैं, केव्स की जो फॉर्मेशन होती है, इनका जो मेन रीजन है वो है इरोजन ऑफ रॉक्स बाय वाटर। जब भी इरोजन होती है, इरोजन का मकसद ये है कि जब भी लैंड का कोई जो पार्ट है उसकी जब मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो या तो वाटर के थ्रू हो या एयर के थ्रू हो, उसको बेसिकली इरोजन कहा जाता है। लेकिन जब केव्स बनते हैं तो केव्स कब बनते हैं? जब रॉक्स की इरोजन, वाटर के थ्रू जब रॉक्स की इरोजन होती है तब जो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ केव्स होती है। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द सोल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो इज ऑलवेज। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है, हमारे पास सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो पूछा गया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो जो होता है वो हमेशा हाई होता है। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, in the process of burning of candle, the wax reacts with oxygen to produce। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब भी हम कैंडल को जलाते हैं, तो कैंडल जब भी जलती है तो वैक्स जो है वो मेल्ट होता है, और वो वैक्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, एयर में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वैक्स की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कौन सी मेन चीजें बनती हैं। तो अगर तो हम देखें कि वैक्स जो है हमारे पास, वैक्स क्या है, वैक्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। वैक्स हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनमें कार्बन से नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो हमेशा हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल के जलाने से हमारे पास जो ये वैक्स हमारा मेल्ट हो रहा है, तो ये जब एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कंबस्शन रिएक्शन होगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलने का जो प्रोसेस है वो केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है या मैग्नेटिक चेंज है। अब अगर हम थोड़ा इसके डीप में कॉन्सेप्ट में जाके देखें तो जब आइस पिघलती है तो हमारे पास पानी बनता है। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हम आइस की कंपोजिशन देखें और हम वाटर की कंपोजिशन देखें तो दोनों की कंपोजिशन सेम है। तो ऐसा चेंज जिसमें कंपोजिशन चेंज ना हो, सब्सटेंस हमारे पास सेम हो, कोई न्यू सब्सटेंस हमारे पास ना बने, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो जब आइस मेल्ट होती है तो वो हमारे पास कौन सा चेंज होगा, वो होगा फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज क्यों होता है। जब भी आयरन को जंग लगता है, रस्ट लगती है, तो वो केमिकल चेंज होता है। तो उसको केमिकल चेंज क्यों कहते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि वो फिजिकल चेंज है या वो मैग्नेटिक चेंज है या वो इलेक्ट्रिकल चेंज है। वो इस वजह से क्योंकि रस्ट, आयरन जो है वो प्योर, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अब आयरन के ऊपर जब एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो चीज जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनता है, रस्ट बनता है। रस्ट का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है आयरन ऑक्साइड। तो बेसिकली आयरन की कंपोजिशन चेंज हो जाती है, एक नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है आयरन ऑक्साइड। और ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास कंपोजिशन चेंज हो जाए, किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स। हमारे पास एसिड्स की पीएच रेंज क्या होती है। अगर हम पीएच को देखें तो हमारे पास जो पीएच की स्केल होती है वो 0 से 14 तक हमारे पास पीएच की स्केल होती है, और बीच में हमारे पास इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। इट मींस 0 से 7 तक हमारे पास जब भी पीएच 0 से 7 होगी तो वो होगी एसिड, एसिडिक पीएच होगी। 7 से 14 ये हमारे पास बेसिक पीएच होती है, और जब हमारे पास पीएच एग्जैक्ट 7 होती है वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल। ना तो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं 0 to 7, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 0 to 7। 7 to 14 बेसिस की होती है पीएच, एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल होता है। अबव 14 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जो पीएच स्केल वो 0 से स्टार्ट होकर 14 पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे एसिड्स की पीएच की रेंज पूछी गई है, तो एसिड्स की पीएच 0 से 7 तक होती है।
देन क्वेश्चन 21 कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो ये तो नॉर्मल हमारे पास है कि जब भी एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक बनता है सॉल्ट और दूसरा वाटर। जब भी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट किया जाता है सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। अक्सर हमारे पास कभी-कभी ऐसा भी एमसीक्यू आ जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तो उसमें प्रोडक्ट्स कौन सी बनती हैं, तो हम कहेंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी पैरामीशियम बिलोंग्स टू विच किंगडम। पैरामीशियम कौन सी किंगडम से बिलोंग करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मेन पर्पस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मेन मकसद क्या होता है। बेसिकली हम जो फूड इंटेक करते हैं फूड में हमारे पास जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारे सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। द मेन पर्पस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू यूजेबल एनर्जी। The next question हमारे पास है in arthropods the exoskeleton is made up of। आर्थ्रोपोड्स से हमारे पास जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं स्पाइडर्स जो होते हैं तो इनका जो एक्सोस्केलेटन जो बाहर वाला स्केलेटन है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 25 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं सिवाय फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉक्स, ये जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। देन 26 क्वेश्चन हमारे पास इस्लामियात क्वेश्चन का है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वकूफ की क्या माना है। वकूफ बेसिकली हज के दौरान 9th जुल्हज को जब सारे जो लोग हैं अरफात पे जमा होते हैं तो अरफात पे जमा होने को अरफात पे खड़ा होने को वहां पे स्टे करने का जो प्रोसेस होता है बेसिकली उसको वकूफ कहा जाता है। तो वकूफ मतलब स्टेइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ अरफात और ये कौन से दिन पे होता है, ये होता है 9th of जुल्हज। Then next question है the holy prophet peace be upon him was called as he grew up। जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बड़े हो रहे थे तब उनको क्या कहा जाता था, उनको ट्रस्ट वर्दी कहा जाता था, उनको कहीं कहीं कहा जाता था इनको अल अमीन कहा जाता था। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड है। यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो लोटस लेक है वो कहाँ पे है। तो लोटस लेक जो है वो इस्लामाबाद में है। इसको कंवल झील भी कहा जाता है, कंवल झील के नाम से भी मशहूर है ये झील। तो लोटस लेक इज बेसिकली लोकेटेड एट इस्लामाबाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑन जुलाई 2 1972 जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था जब और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था शिमला एग्रीमेंट के नाम से लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड, तो उसको उस टाइम पे साइन किसने किया था। तो उस टाइम पे 1972 में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो जुल्फकार अली भुट्टो थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इन दोनों ने मिलकर शिमला एग्रीमेंट साइन किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी जुल्फकार अली भुट्टो। देन लास्ट क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडीज का है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो 1963 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था उसको बेसिकली किस नेम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है साइनो पाक एग्रीमेंट।
1963 में जो हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 31। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज, तो चार्ल्स बेबेज जो है उनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर तब तक बूट नहीं करेगा जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक कंप्यूटर के पास नहीं होगा, कंप्यूटर में कुछ भी लोडिंग वगैरह नहीं होगी, बूट नहीं करेगा आपका कंप्यूटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स, ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? बेसिकली एक्सप्लोरर एंड फायरफॉक्स जो है ये हमारे पास वेब ब्राउजर हैं। ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकिल बिन इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में हमारे पास जो रिसाइकिल बिन होता है उसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज जो है वो टेम्पररली जब डिलीट करते हैं, परमानेंटली डिलीट नहीं, जब हम आर्जी तौर पे कोई चीज कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है, वहां पे स्टोर हो जाती है। अब रिसाइकिल बिन का मकसद ये है कि वहां से हम डिलीटेड फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, टू रिकवर द डिलीटेड फाइल्स। देन 35, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी का जो पर्पस होता है वो बेसिकली ये होता है कि ये स्पीड अप करता है प्रोसेसिंग को, वो अपने अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करता है और क्या करता है, प्रोसेसिंग को स्पीड अप करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Next question is, which of the following types of memory offers the highest speed and performance? ये सारी मेमोरी के टाइप्स हैं, लेकिन इनमें से किसकी स्पीड और परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है? तो कैश की में जो है वो स्पीड एंड परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है, फास्टेस्ट है। देन सेकंड हमारे पास जो एसएसडी आता है वो फास्ट है। रैम, हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास स्लोवेस्ट है। रैम और एसएसडी फास्ट है, लेकिन जो फास्टेस्ट है वो हमारे पास कैश है। Then 37, which of the following are the two main components of CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो वो है हमारे पास CU एंड ALU, कंट्रोल यूनिट एंड अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सॉरी अलजेब्रिक नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको CU एंड ALU भी कहा जाता है। Then next question, which of the following is an example of an object oriented programming language? इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है जावा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। Then 39, what is the term used to denote the repetition of data in DBMS? repetition of data को DBS में के लिए, repetition of data के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? तो वो यूज होती है redundancy। Then last question हमारे पास है, when one computer provides services to another computer, this concept is known as, जब कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कहा जाता है क्लाइंट सर्वर। इसमें क्लाइंट जो होता है बेसिकली वो वाला कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज को रिसीव कर रहा होता है, और वो कंप्यूटर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम सर्वर कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लाइंट सर्वर कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।